मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी नज़र में तो ये लग रहा है कि नौकरी से पहले चाकरी की जा रही है, कि सारे जो मुतालबात थे IMF के वो मानकर फिर IMF के पास जाएंगे। और हम हैरान हैं कि वो हुकूमत जो एक मिनी बजट ला चुकी है वो दोबारा मिनी बजट लेकर आ रही, जबकि जो माली साल है वो अपने इख्तिताम के करीब अब जा रहा है। इकॉनमी जो है वो बिल्कुल डस्टबिन में जा रही है। इतने बड़े चैलेंज हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं कि वेंचर पे कि मैंने पकड़ना है, मैंने मारना है, मैंने ख़त्म करना है। तो इस तरह तो मेरा हाल है। अब सारी दुनिया कह रही है भाई इस तरह मामला नहीं चलते, आप फोकस करें इकॉनमी पे, आप फोकस करें गुड गवर्नेंस पे, आप तर्ज हुक्मरानी का सोचें। अगर फेडरल गवर्नमेंट पिछले साल से भी कम पैसे वो अपने और चीज़ों में लगी हुई है और अगर जो उनका बेसिक काम है उससे हट गई है और उनका उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो जब पैसे कम रिलीज होंगे तो हमारे यहाँ आपको पता है, मुझे नंबर्स नहीं है, 500 अरब शायद वो कर दिए उन्होंने, कम कर दिए फेडरल PSDP में। अगर इस टाइप की जो इंडिकेटर्स जाएंगे कि जी हम पैसे जो है कर नहीं सकते, रिसोर्सेज अपने बढ़ा नहीं सकते। हाँ, रिसोर्सेज एक तरीके से बढ़ाएंगे कि लोगों से पैसे छीने, बाहर से पैसे लाएं, भले लाएं, अगर किसी ने करप्शन में गए वो बिल्कुल लाएं, लेकिन अपना बेसिक काम तो करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का तारुफ कराऊंगी। फ़ाहद हुसैन साहब हैं, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं और फैसल हुसैन साहब हैं। आज नए साल का आगाज़ हो चुका, आज पहला दिन है और एक्सप्रेस न्यूज़ भी 11 साल का हो चुका। बहुत सारी करारदादें जो नए साल पर मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स भी तय करते हैं और अहम शख्सियात की तरफ से भी ये करारदादें दी जाती हैं और अज़ाइम भी सामने आते हैं। हम बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, जो नए साल के मौके पर एक बार फिर अपने पुराने अज़ाइम दोहरा रहे हैं। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कौम को साल नौ की करारदाद बताई, 4 मुआशरती मसाइल की निशानदही की, उनके खिलाफ जहाद का अहद किया और साल 2019 को पाकिस्तान के लिए सुनहरी दौर का आगाज करार दिया। इमरान खान वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने से कब और बाद में मुतअद्दिद बार करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और गुर्बत के खात्मे के बड़े बड़े ऐलानात और प्रोग्राम दे चुके हैं और किसी हद तक उन पर काम भी जारी है। लेकिन तब्दीली सरकार इस वक्त वतन अजीज़ को सियासी मुआशी दरपेश चैलेंजेस के फौरी हल के लिए कोई बड़ा इकदाम उठाने की बजाय मुसलसल अपोजिशन के साथ महाज आराई में मसरूफ नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अवाम के हालात बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी मुनासबत से आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए, क्या इमरान खान हुकूमत की तरजीहात मुल्क को दुरुस्त समत पर डाल पाएंगी? फ़ाहद हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं, जब कल मैंने आपसे सवाल किया कि 2019 कैसा होगा और क्या क्या हमें करना होगा, क्या क्या चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान हुकूमत के सामने, तो आपने मईशत का जिक्र किया और आज अपोजिशन की जानिब से भी वही बातें दोहराई जा रही हैं। जिन करारदाद में जिन मसाइल का जिक्र इमरान खान साहब ने किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर है? 2019 जो कह रहे हैं कि सुनहरी होगा, इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए सुनहरी कर पाएंगे? देखिए दुआ, ये हम सब ये चाहते हैं कि 2019 जो है वो 2018 से बेहतर हो और जिन मसाइल का सामना हमें पिछले साल में करना पड़ा था उन मसाइल से हम बाहर निकलें और एक तरक्की की राह पर गामज़न हो। लेकिन इस वक्त मसला क्या है? मसला ये है कि जो बातें वज़ीर आज़म साहब ने की अपनी ट्वीट में, जो जिन चैलेंजेस का उन्होंने का जिक्र किया और कहा कि ये उनकी तरजीहात हैं, ये तरजीहात तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त उन तरजीहात पर अमल दरामद करने का जो मामला है वो असल चीज़ है। इन चारों तरजीहात में आपने नोट किया होगा कि उन्होंने मईशत का जिक्र नहीं किया। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मैंने कल भी यही कहा था और आज दीगर जो सियासतदान उन्होंने भी जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि इस वक्त असल बात है ये कि पैसा होगा तो बाकी तरजीहात पे काम होगा। अगर मईशत जो है वो सिमली होगी तब ही आप दीगर चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। इस वक्त हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा इशू है और उस इशू से
जो मुझे लग रहा है कि वो अपनी आंखें नजरें चुरा रहे हैं, वो इशू ये कि ये जो मईशत का हाल है, इसको दुरुस्त करने को, इस पे बाकायदा तौर पर इसको गिरफ्त में लाने को ये कर क्या रहे हैं। IMF का जो मामला है, अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि क्या वो जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे। ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसका हम बार बार पिछले 3 महीने से जिक्र कर रहे हैं, वो गैर यकीनी की सूरत हाल आज भी उसी तरह मौजूद है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो लो है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो है उसकी प्रोजेक्शन नीचे होती जा रही है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चुनाचे जो है वो ग्रोथ कम होगी तो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। ये जो बुनियादी इशूज़ हैं, इन पे काबू पाने के लिए हुकूमत क्या करना चाहती है, क्या उसका प्लान है, क्या उसका विजन है, जब तक ये सामने नहीं आएगा तब तक ये तमाम बातें कि जी गुर्बत के खिलाफ जिहाद, ये सिर्फ बातें रहेंगी और इससे ज्यादा इनमें कुछ नहीं होगा। बुनियादी इश्यूज यानी नज़रअंदाज हो रहे हैं। गैर यकीनी की सूरत हाल जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, और खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की करारदाद को मद्देनजर रखते हुए, मौलाना साहब, एहतसाब की बात बार बार की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, लेकिन अपोजिशन के एतराज़ात हैं जो इमरान खान साहब की बहन को खासतौर पर टारगेट किया जाता है, अलीमा खान साहिबा को। आपके ख्याल में क्या फिर ये समझा जाए कि एहतसाब वो सियासी इंतकाम है, जो एहतसाब सही मानों में होना चाहिए वो भी नहीं है, या जिन अज़ाइम का इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, आपको लगता है कि ये दुरुस्त ट्रैक पर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मुल्क आने वाले दिनों में सुनहरी, जिनका जिक्र खुद इमरान खान साहब ने किया, हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि एहतसाब को इंतकाम ना बनने दें, और अगर दुरुस्त सिमत भी एहतसाब हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है कि वफाकी वज़रा हमारे जो हैं वो एहतसाब के ऊपर अपने तबसरे करें, वो आराम से बैठें, इत्मीनान से बैठें, एहतसाब को होने दें। इमरान खान साहब की बहन का मामला अदालत ने उन्हें जो है रिलीफ दिया है। अगर अदालत उन्हें रिलीफ देती है तो अदालत ने नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ दिया है एक केस में, एक मामले में। तो मेरा ख्याल है कि अदालतों का काम करने दें, नैब को नैब का काम करने दें, और हुकूमत का जो काम है वो अपना काम करे। हम ये नहीं कह रहे कि आप एहतसाब ना करें, आप एहतसाब करें, लेकिन जिन इदारों का काम है एहतसाब करना वो एहतसाब करें और गैर जानिबदाराना एहतसाब करें। ये ना हो कि ये हुकूमती वजीर साहब हैं तो इनके लिए रिलीफ है, ये अपोजिशन है तो इसको ज़रूर अंदर जाना चाहिए। ये काम, अगर ये काम चलेगा तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। और इसी तरह ये रवैया जो है, जो हमने 2 दिन पहले देखा सिंध के हवाले से, वो रवैया भी तब्दील होना चाहिए। इमरान खान साहब को कहना चाहिए कि आपकी सिंध में हुकूमत है, आप कीजिए जनाब, सिंध में हुकूमत कीजिए। अदालत को कहना चाहिए कि हम ये JIT ने जो सिफारिशात दी हैं इनमें सिंध हुकूमत की अगर मुदाखलत हो तो अदालत उस पर बोले, उस पर वफाकी वज़रा को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है, लेकिन पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा जब हम सब पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और अगर हम सब अपने अपने मफादात के साथ खड़े हों, अपनी सियासत के साथ खड़े हों, अपने मफाद को सामने रखेंगे, फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान साहब ने जो अपने ट्वीट में बातें कही, अब बहुत अच्छी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि खान साहब को चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ें और इस तरफ तवज्जो दें कि इस मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है, इस मुल्क की मुआशरत को कैसे बेहतर करना है। तालीम का इस वक्त जो बुरा हाल है वो नाकाबिले बयान है। बाकी तमाम शोबों में जो कुछ हम देख रहे हैं सबके सामने है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो बिगाड़ है और जो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। आप सेक्रेटेरिएट में जाइए, पता कीजिए, लोग काम नहीं कर रहे, या डरे हुए हैं या इस इंतजार में हैं कि हमारी यहां से ट्रांसफर कब होगी। आपने एक एतमाद देना है कौम को, कौम ने आप पर एतमाद कर दिया, आपको एक बहुत बड़ी तादाद में वोट देकर आपको भेज दिया। अब आपने कौम को भी एतमाद देना है, ब्यूरोक्रेसी को भी एतमाद देना है, मुल्क के सलामती के इदारों को भी एतमाद देना है कि हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हमने पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली चीज़ों का खात्मा करना है, हमने एहतसाब बिला इंतकाम जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हमारा रोज़ एक हम इशू उठाएं,
और उसके ऊपर महाजराई करें। कभी हमारी सिंध से महाजराई हो, कभी हमारी अपोजिशन से हो, कभी हमारी किसी से हो, तो उससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं फिर आज एक बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान दोस्त जो हैं वो भी परेशान हो रहे हैं मौजूदा सूरत हाल पर, और पाकिस्तान दुश्मनों को रोकने के लिए हमें अपनी सफ़ों में भी इत्तेहाद पैदा करना है और अपने दोस्तों का एतमाद भी बहाल करना है। ठीक, आमिर इलियास राना साहब, नाइंसाफ़ी की भी बात की, जिन अज़ाइम का जिक्र किया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के अलावा बहुत सारी ऐसी मिसालें, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जो इंसाफ नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, जो पिछले साल भी थी और पिछले टेन्योर में भी थी और अब भी है। आपके ख्याल में ये दुरुस्त समत है? इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, गुर्बत हमारा मसला है, जहालत हमारा मसला है, नाइंसाफ़ी, बदनवानी, बाकी जो मईशत की बात उन्होंने नहीं की है, आपको लगता है कि इन चीज़ों को कवर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मुल्क को दुरुस्त ट्रैक पर ला पाएगी? देखें जी, सारी कौम को नया साल मुबारक। और इमरान खान वज़ीर आज़म की तरफ से 4 तरजीहात का जो तयन किया है, आज उसको सारे नंबर में दूंगा। और जो मईशत आप भूल रहे हैं, मैं वो भी डाल दूंगा कि गुर्बत का मतलब ही मईशत है, मैं ये भी पॉजिटिव नंबर देता हूँ। लेकिन मेरा इशू सिर्फ ये है कि जो तरजीहात उन्होंने बताई, गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी और बदनवानी, इसमें इनकी तरजीह नंबर 1 जो गुर्बत है वो ख़त्म हो गई और बदनवानी नंबर 1 तरजीह हो गई है। ये काम अगर ये प्रायोरिटी जिस तरह लिखी इन्होंने, बोली, ट्वीट किया, इसके हिसाब से चला लें, सब कुछ बेहतर हो सकता है। अपने रवैये को तब्दील कर लें नए साल में, धमकियां, थ्रेट देना अपोजिशन को बंद कर दें। आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ हुकूमत पाकिस्तान की एक मिसाली कोऑर्डिनेशन है। एक बेहतरीन मौका है कि उनकी सलाहियतों को साथ लेते हुए पाकिस्तान के दिफा को भी मजबूत करें, और पाकिस्तान की जो इक्तसादी हालत है, अगर वो ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने इलेक्शन जीत लिए, आप हुकूमत में आ गए, अपने आप को अपोजिशन के मोड से 2019 में निकाल दें। इस बदउनवानी के चैप्टर को उनके हवाले कर दें जिनका काम है, वो FIA हो, वो नैब हो, वो एंटी करप्शन पंजाब हो। आपने जहां बंदे लगाने थे वो भी लगा दिए, जहां पहले से लगे हुए थे, जिस पे उस वक्त की जो हुकूमत थी और अपोजिशन थी। अगर आज वो चेयरमैन नैब से तंग है और आप बार बार ये बात कहते हैं कि जी ये आपने लगाया था, तो आप इस पे अड़ जाएं कि अब इसको काम करने दें। उस चेयरमैन नैब को सहूलत दें कि वो मीडिया पे गेम करने की बजाय बदउनवानी के ख़िलाफ़ जो इनके इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनसे प्रॉपर काम लें। प्रेस रिलीज़ें बार बार मत इशू करें, और हुकूमत पाकिस्तान ये चेयरमैन नैब से रिक्वेस्ट करें, अपने वज़ीरों को भी रोकें कि हमारा एजेंडा क्या है। अगर ये इसी तरतीब में आ गए कि गुर्बत के खात्मे के लिए काम करेंगे, यानी पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी तो गरीब आदमी ठीक होगा। मैं नंबर दे रहा हूँ, इसीलिए आपने जहालत ख़त्म करनी है, इल्म लेके आना है, आपने नाइंसाफ़ी के लिए कानून साजी करनी है। कानून साजी के लिए आपके पास काम ही नहीं है, आपके पास अक्सरियत ही नहीं है। आप इसमें संजीदा हो जाएं, पाकिस्तान के आम आदमी के लिए मसाइल ढूंढें और उनके हल के लिए कानून साजी करें। आपकी असम्बली, आपका सेनेट आप बिठाएं कमेटियों को, उनमें प्रॉपर अपोजिशन के साथ काम करेंगे। जी ठीक है, जो एहतसाब होना था वो चलता रहेगा। जिसके खिलाफ केस है, नवाज शरीफ जेल में है, वो कोर्ट के जरिए जमानत लेते हैं, बहाल होते हैं, नहीं होते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हों, आसिफ जरदारी की JIT पे सुप्रीम कोर्ट जो पीर वाले दिन फैसला करेगी, उसके ऊपर जो फैसला होगा उसको चलने दें। अगर आप वाकई सच्चे इस मामले में हैं जो आपने तरजीहात दी हैं, तो आप इस मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन अगर बदउनवानी ही जो चौथी तरजीह में लिखी और पहली पे चलेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी कोई हुक्मरान, चाहे वो सिविल था चाहे वो फौजी हुक्मरान था, इस बदउनवानी के नाम पे सब ने काम का आगाज किया और एंड पे अंजाम बुरा हुआ। इमरान खान को सोचना चाहिए कि ये माजी में अगर ये ठीक नहीं हुआ तो वो कौन सी बातें थी, ये सीख ले, उनको बुला के पूछ ले कि पहले होता क्या रहा और क्यों नाकाम हुए। आपकी मईशत आपकी इस बदउनवानी के बयानात पे हर रोज स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है। आपके 18वीं तरमीम जब हुई अप्रैल 2010 में, लिखा गया आर्टिकल 63(2) में कि किसी शख्स को किसी ऑर्डिनेंस के जरिए असम्बली के लिए नाअहल नहीं करार दिया जाएगा। यानी नैब की अदालतें जो फैसले दे रही हैं कि पहले सजा पाओ उसके बाद 10 साल के लिए नाअहल हो जाओ, तो ये आईनी तरमीम हो चुकी भी है, कानून में आ चुका हुआ है। तो आर्टिकल 4-5 की खिलाफ वर्जियां ये अदालतें भी ना करें जो साहब की हैं, इन्हें पढ़ लेना चाहिए कि पार्लियामेंट के कवानीन क्या हैं, इस सब पे एजुकेट करें और लोगों की खिदमत करें। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, आमिर साहब का कहना है कि तरजीहात दुरुस्त हो सकती हैं, जिस तरतीब से हैं उसी तरतीब से फिर काम भी किया जाए, लेकिन रवैये तब्दील करने पड़ेंगे, फिर हम कह सकते हैं कि सही ट्रैक पर जा रहा है हमारा मुल्क।
देखें, ये जो ट्वीट उन्होंने किया है इससे सब पाकिस्तानी मुतफिक होंगे। अगर हमारा मुल्क तरक्की करता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल ठीक होती है, हमारी गुर्बत ख़त्म होती है। लेकिन बात यह है कि इन सब चीज़ों के लिए जो इन्होंने अपनी तरजीहात दी हैं उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है मईशत पाकिस्तान की। चाहे उसको आप गुर्बत का नाम दें, चाहे उसको पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल दें, वो सबसे अहम है। उसके अलावा अगर आपके जेब में पैसे नहीं है आप आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने मुल्क का दिफा भी नहीं कर सकते अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है। तो आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे अगर आपने इक़्तिसादी सूरत हाल ठीक करनी है, अपनी मईशत ठीक करनी है, उसके लिए इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। ये अयूब खान साहब की बात कर रहे हैं ना, तो अयूब खान ने 1958 से लेकर 1965 तक, जब वो जंग में नहीं घुसे, उस वक्त तक उन्होंने एक सियासी इस्तेहकाम दिया मुल्क को, इसलिए पाकिस्तान ने तरक्की की। यह हुकूमत आते के साथ ही मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों कर रहे हैं। गैर जरूरी तौर पे ये एक सियासी कशमकश में मुब्तला हो गए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उस सियासी कशमकश की वजह से लोग जो है वो जो एंटरप्रेन्योर है या जो इन्वेस्टर है या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, अगर वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल है, ये सियासी तौर पर जो है इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो 10 दफ़ा सोचेंगे पाकिस्तान की इमदाद करने में। अभी भी जो है वक्त है कि ये जो इस बिल्कुल प्रेसिपिस के ऊपर खड़े हुए हैं कि इससे पीछे हट जाए, इक़्तिसादी सूरत हाल की तरफ तवज्जो दें, पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें। एहतसाब भी होता रहेगा, बदनवानी भी खत्म हो जाएगी, ये खुद ठीक हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो बिल्कुल एक वो है, क्या कहते हैं उसको, एक डीप वेल है जिसके अंदर आप जितना मर्जी पैसा डाल, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी कि पीआईओ कैसे ठीक करना है, स्टील मिल को कैसे ठीक करना है। ये जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी की हैं, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं आप जितना मर्जी कर्जा ले लें, 2 बिलियन का इधर से ले लें, 4 बिलियन का उधर से ले लें, अगर आप ये ठीक लीकेजेस ठीक नहीं करेंगे तो ये पैसा उसी तरह निकल जाएगा और आप फिर पैसे मांगने के लिए बच जाएंगे। अभी शर्म की बात है कि अज़रबैजान जैसे मुल्क से हम उधार तेल मांग रहे हैं। मतलब है कि कोई नेशनल कोई ऑनर होता है, कोई वो होता है, तो इनको इमरान खान साहब को और इनकी जो टीम है, मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्यों ये काम कर रहे हैं। इनको तवज्जो देनी चाहिए, जो काम इनको मिला है उसके ऊपर तवज्जो दें, हुकूमत करें, एहतसाब को छोड़े, उनके एहतसाब ब्यूरो है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। फैसल हुसैन साहब, एहतसाब को छोड़ें, एहतसाब ब्यूरो है, और खुद नैब चेयरमैन ने भी आज कहा है कि वो किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं है, खुद मुख्तार इदारा है, खुद मुख्तार इदारा होने की वजह से वो अपनी मर्जी से ये सारे काम कर रहा है। तो ये सियासी कशमकश है। आपको लगता है कि इमरान खान ने जिन अज़ाइम का जिक्र किया, जिन तरजीहात का जिक्र किया है, वही तरजीहात लेकर वो मुल्क को दुरुस्त संत पर डाल पाएंगे? देखिए, जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे और हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी वही कहते थे कि मैं इस वक्त जो है जहाद कर रहा हूँ। अब वो हुकूमत में आने के बाद भी कहते हैं कि मैं हालत जहाद में हूँ। ये ना हो कि इनकी 5 साल की मुद्दत पूरी हो जाए और इनका जो जहाद है वो ख़त्म ना हो, गाजी बन के जो है वो हुकूमत से बाहर हो जाएं। देखें, इस वक्त अवाम के दरमियान और इमरान खान के दरमियान जो सबसे ज़्यादा मजबूत ताल्लुक़ था वो उम्मीद का ताल्लुक़ था। लोगों ने अपने हर मसले का, अपने तमाम मसाइल का हल जो है वो इमरान खान को समझ लिया था। लोगों ने ये भी समझ लिया था कि 60 साल में जितनी बुराइयां हैं वो इमरान खान ही जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। जो इमरान खान और अवाम के दरमियान शायद वाहिद ताल्लुक़ जो था वो उम्मीद का ताल्लुक़ था। ये 2000 जो हुकूमत के 100 दिन और 100-150 दिन जितनी मुद्दत इनकी हो चुकी है और साल ख़त्म हो गया और नया साल जो है वो आज शुरू हो चुका है। इमरान खान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो झटका है वो ये है कि अवाम का और इमरान खान के दरमियान जो उम्मीद का जो ताल्लुक़ था वो ताल्लुक़ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है। लेकिन अवाम की इमरान खान का कामयाब होना, नाकाम होना इतनी अहम बात नहीं है, लेकिन जो अवाम की उम्मीदें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, जो अवाम की उम्मीदें टूटना शुरू हो रही हैं, या अवाम की उम्मीदें इमरान खान से ख़त्म हो गई, तो ये पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है वो बहुत ख़तरनाक बात होगी। लोगों ने जो है वो तब्दीली के लिए, इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए इमरान खान को वोट दिया था। और पाकिस्तान की जो 2 सियासी जमातों का जो कल्चर था उस कल्चर को भी ख़त्म कर दिया। अपनी 40-40 साल की जो सियासी रफ़ाकतें थी उन रफ़ाकतों को भी ख़त्म कर दिया। कई अशरों की सियासत को भी ख़त्म करके इमरान खान के हक़ में जो है वो अपना वोट इस्तेमाल किया, इस उम्मीद के साथ किया कि उनके जो है वो मसाइल हल होंगे, वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकेंगे, उनकी ज़िंदगी में जो है वो बेहतरी आएगी। लेकिन इमरान खान के अगर हम 125 दिन का, जितने 150 दिन हुए, जितने भी दिन हुए, इनका अगर हम तज़किया करें तो हमें अब तक कोई है ना बेहतरी की सूरत नज़र
नज़र नहीं आती। इमरान खान के जिस वक्त जो इकदाम आ रहे हैं, चले इसमें कोई शक नहीं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इमरान खान की टीम ने जो है इस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को जो है वो मतनाज़ा बना दिया। इस वक्त करप्शन के खिलाफ अगर कार्रवाई को मतनाज़ा बना रहा है, उन चोरों डाकुओं को अगर कोई मजलूम बना रहा है, तो वो सिर्फ इमरान खान की टीम के लोग हैं, जिनकी हिकमत अमली से, जिनकी पॉलिसी से, जो बिला जवाब बोलने की जो ख्वाहिश है, उसकी वजह से जो है ये करप्शन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो हो रही है, वो कार्रवाई जो है मुतनाज़ा बन रही है। तो इमरान खान को चाहिए कि अब बातों का वक्त गुजर गया, ड्रामों का वक्त गुजर गया, अमली इकदाम कर लें, कुछ तो ऐसा कदम उठा दें जिससे एहसास हो कि मुल्क में वाकई कोई नई तब्दीली आई है। जो मुल्क में 2 जमाती निज़ाम खत्म हुआ है, तो उसके नताइज तो आना मुल्क में शुरू हो जाए। इमरान खान और वोटर्स अवाम के दरमियान वो कमज़ोर होता नजर आ रहा है। गैर यकीनी की सूरत हाल, सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल, मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल, और वो बुनियादी इशूज़ जिन पर बात करनी चाहिए इमरान खान हुकूमत को, वो अभी नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये तरजीहात जिन अज़ाइम का जिक्र उन्होंने किया, ये दुरुस्त हो सकती हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपने रवैये दुरुस्त कर पाए। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारा अगला बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बावजूद विफाक और सिंध हुकूमत में चपकलिश बरकरार है। विफाक और सिंध के दरमियान तकरार का ड्रॉप सीन क्या होगा? एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे ब्रेक के बाद। फरमाया है एक ने कि भाई आपका वालिद नहीं होता, अब्बा नहीं उतार सकता, आप क्या उतारेंगे? हमारा अब्बा उतारे या ना उतारे, जो आपके अब्बे हैं वो तो आपको उतार सकते हैं ना। तो इसका मतलब उतारने वाली तो कुव्वत मौजूद है आपके पास भी। इतना भी ना इतना है, माजी में भी ऐसा होता रहा है कि वफाक से डाकू आते हैं, वो सिंध के लोगों के हक के हाकिमियत पे डाका डालते हैं। लेकिन इस बार जरा बड़ी बेहयाई के साथ उन्होंने कहा है, हम सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं, आ जाएं, फिर अपनी भी खैर मनाएं। ये कोई इस्लामाबाद की इंक्रोचमेंट है? ये कराची में कोई इंक्रोचमेंट है जो जिस ताकत के जोर पे चाहेंगे गिरा देंगे? सिंध हुकूमत पर सिंध के लोगों का एतमाद है। सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की मुंतखब हुकूमत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने खिताब किया है लाड़काना में, तो आपका हवास बाख्ताब हो गए। अब मैं कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है, हमेशा तैयार होती है, अभी आई नहीं। आप पहले से बता रहे कि जायज रिपोर्ट में ये है, ये काम कोर्ट का है, नेब का है। आप कह रहे कल फला पकड़ा जाएगा, कल फला पकड़ा जाएगा। आपने मियाँ साहब के लिए किया, वाकई जो आपने कहा वो सब करके दिखा रहे थे, उनके शुकूक व शुबात दुरुस्त थे, आपने जो कहा वही हुआ। ये थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो, जो विफाक पर गरज बरस रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये सियासी महाजराई जारी है और एक दूसरे पर खूब जवाबी वार किए जा रहे हैं। JIT की रिपोर्ट आई, मेगा मनी स्कैंडल के बाद सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात भी आए। विफाक और सिंध के दरमियान लफ्जी गोलाबारी नहीं थम सकी और अब नौबत हुकूमतें गिराने तक आ पहुंची हैं। इस्तीफों पर शुरू होने वाली सियासत में आज एक के बाद एक जियाला मीडिया के सामने आया, हुकूमत पर तीरंदाजी की और अपने कायदीन का भरपूर दिफा किया। किसी ने PTI को उसकी अददी हैसियत बताई, हुकूमत गिराने की कहानी सुनाई, तो किसी ने तब्दीली सरकार को मांगे तांगे की हुकूमत करार देकर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात पर कई सवालात उठा दिए और खबरदार किया कि हमें गिराने वाले पहले खुद गिरेंगे। हमारा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए, वफाक और सिंध के दरमियान तकरार का ड्रॉप सीन क्या होगा? मौलाना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। मौला बख्श चांडियो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इससे पहले मुराद अली शाह साहब ने भी आज मीडिया से बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की, कल भी हमने इस मौजू को ज़ेरे बहस आया। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए वफाक और सिंध के दरमियान जो सूरत हाल है, PTI पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इसका कोई एंड होता नज़र आ रहा है आपको? आपको लगता है कि जरदारी साहब के एहतसाब से पीछे हट जाएंगे वफाक, या फिर कोई तूक तकरार होगी, अफाम व तफहीम से ये मामला हल होगा? लग क्या रहा है सूरत हाल से? देखें, बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल जो बड़कें वगैरह लगानी थी वो लगा ली हैं, इससे आगे जाएंगे तो ख़राबी होगी और ख़राबी पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है अब ख़राबियों का। आप सिंध में जो हैं, सिंध वालों को हुकूमत करने दें जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है। आप मियाँ नवाज शरीफ से ही सीख लें कम अज़ कम इस मामले में कि आप खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत थी और
बड़ी ख्वाहिश थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की कि किसी तरह वहाँ PTI की हुकूमत ख़त्म हो और वो और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, इन्हें हुकूमत करने दें। तो आप उन्हें हुकूमत करने दें, अगर वो नहीं हुकूमत अच्छी करेंगे अवाम उन्हें अगली मरतबा मुंतखब नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये अखाड़ पिछाड़ करेंगे तो फिर इसका नुकसान होगा मुल्क और कौम को, और फिर कोई मरकज़ में भी नहीं हुकूमत कर सकेगा। इसलिए कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो अपनी किसी के साथ बिगाड़ के नहीं रखते, सबके साथ बना के रखते हैं, और उन्हें बलोचिस्तान के भी बाज़ लोगों की हिमायत हासिल है, खैबर पख्तूनख्वा की में भी हिमायत हासिल है, और मुस्लिम लीग नवाज तो चाहेगी फिर जब इस तरह की सूरत हाल हो। तो आप 2019 में आप कहें कि जी नैब एहतसाब करे, JIT अपना काम करे, अगर वो पकड़ती है तो पकड़े जरदारी साहब को, छोड़ती है तो छोड़े, हम अपना काम करेंगे और हमारा काम है पाकिस्तान की और अवाम की फलाह व बहबूद, पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ना। जहाँ तक छेड़छाड़ की बात है, अगर छेड़छाड़ होगी तो फिर दोनों तरफ से होगी, कहीं से पत्थर आएगा, कहीं से कंकरी आएगी, और जो शीशे के घरों में बैठे होते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि पत्थर लगे या कंकरी, शीशा टूटता ज़रूर है, ऐसा नहीं होता है कि शीशा जो है वो ना टूटे। और थोड़ा सा ज़ुबान खुदा के लिए हमारे सियासी कायदीन में हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए ख्याल कर ले, कभी कभी हमारे बच्चे भी ये TV देखते हैं। ठीक, अफ़ाज़ साहब, ये सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में पंजाब में गवर्नर राज लगाने की जब बातें हुई तो वो फ्लॉप हुआ उनका, और इसके अलावा कई ऐसी माजी के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये इतने सीनियर सियासतदान हैं, जैसे मौला बख्श चांडियों की अगर हम बात करें, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर रहनुमा जो आकर बात करते हैं, सिंध की हुकूमत गिराने की बात करते हैं, ये माजी के तजुर्बात से क्यों नहीं सीखते? और अब जो सारी सूरत हाल है, इसका द एंड क्या होगा? देखिए दुआ, इसका एंड तो मुझे लगता है कि वैसे ही होगा जैसे कि आगाज हुआ, यानी कि सोचा कुछ था और होने कुछ और जा रहा है। अब इसको आप इस हुकूमत की ना तजुर्बाकारी कहें या उनकी जल्दबाजी कहें, या अंग्रेजी में कहते हैं कि बीइंग अ प्रिजनर ऑफ योर ओन रेटरिक, यानी ये इतने सालों से ये कहते आ रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी का और नून लीग का आपस में गठजोड़ है और ये मुका है और ये सारे चोर हैं और डाकू हैं। अब चाहे वो हैं या नहीं है वो अलग कहानी है, और उसमें एक कानूनी सिलसिला है वो जारी है। अदालतें ये जो है वो बता देंगी कि कौन चोर है, कौन डाकू है, किसने जेल जाना है, किसने बरी होना है, ये तो अलग बात है। लेकिन ये जो मामला हुआ है इसमें आप देखें कि वो एक GIT की रिपोर्ट आई, उस GIT की रिपोर्ट में काफ़ी मसाला था, और वो जो रिपोर्ट जो है वो अब अदालत में पेश हुई है, उसकी बुनियाद पर अब अदालत ने अपनी कार्रवाई करनी है। कोई वर्डिक्ट तो नहीं आया, कोई फैसला तो नहीं आया। हुआ यह है कि क्योंकि ये GIT की रिपोर्ट जो है वो PTI का जो एक रेटरिक, जो एक नैरेटिव रहा है उससे जुड़ गई कि जनाब ये सारे चोर डाकू हैं और हमने इनके गिरबान पे हाथ डालना है। तो वो जब वो GIT की रिपोर्ट जो है वो उनके नैरेटिव से जुड़ी तो इस हुकूमत ने यकदम छलांग मारी, और वो छलांग इतनी लंबी थी कि वो GIT की रिपोर्ट से लेकर और हुकूमत गिराने तक पहुंच गई। जब वो वहां तक पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये छलांग थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, जहां तक उन्होंने जाना था उससे कुछ 6 गज आगे चले गए, चुनाचे वो वापसी की राह हुई। लेकिन इस सारे जो मामला है इसमें हुआ क्या, PTI का जल्दबाजी का जो एक रुझान है वो एक बार फिर सामने आया, आगे जाके फिर वापस आना, रिवर्स गियर लगाना वो फिर हुआ, और तीसरा ये कि ये जो मामला है कि एक 3 या 4 महीने उनको हुकूमत में आए हुए हैं और इन 4 महीनों में वो एक सूबाई हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, ये जो खतरनाक ट्रेंड है ये भी सामने आया। तो सारे मामले में मेरा ख्याल है PTI को ठंडा सांस लेना चाहिए, एक ठंडा पानी का गिलास भी पीना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें तो शायद हालात थोड़े ज़्यादा कंट्रोल में आ जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब, PTI जल्दबाजी करती है और फैसला साजी में कमज़ोर है, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल सामने हैं। अब ये जो सिंध एक बड़ा सूबा है, सारी सूरत हाल और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल, पीपल्स पार्टी वहाँ गवर्नमेंट में है, आपके ख्याल में ये सारी सिचुएशन किसके फेवर में जाएगी, किसको नुकसान देगी, और इस सारी सूरत हाल का एंड होगा क्या? इससे तो एक जो हमारे पहले भी पता था और आहिस्ता आहिस्ता ये कंफर्म होता जा रहा है कि जो PTI के अंदर जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो इम्पल्सिव है, एकदम बगैर सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं।
बाद में उनको ख्याल आता है कि ये गलती हो गई है, और फिर वो जिसको ये यू टर्न कहते हैं कि यू टर्न लगाना जो है वो एक बड़े लीडर का काम होता है। ये एक तसादुम की सूरत हाल की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब का कि जिन्होंने एक बर वक्त उन्होंने उनको वार्निंग दी और कहा कि जी ये JIT रिपोर्ट को आप इस तरह नहीं मेरे कंधे पे बंदूक रख के आप फायर कर सकते हैं और जाके सिंध में हुकूमत जो है उसको गिराने की कोशिश करें। ये PTI जो है ना, ये अगर एक आईनी तरीका है हुकूमत हटाने का, वो आइन में वो दर्ज है। एक है गैर आईनी, और गैर आईनी ये है कि या एक सूबाई हुकूमत जो है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करके क्या कहते हैं इसको, जो वफाकी हुकूमत है उसको गिराने की कोशिश करे। ये भी PTI ने किया, दोनों 2014 में भी किया जब धरना किया, और लॉकडाउन में जब 2016 में लॉकडाउन हुआ, चीफ मिनिस्टर जो है मिनिस्टर्स के साथ ऑफिशियल गाड़ियों में बैठ के वो इस्लामाबाद आ रहे थे फेडरल गवर्नमेंट को गिराने के लिए। ये बिल्कुल गैर आईनी था, ये रेबेलियन था मेरे नजदीक। अभी इन्होंने दोबारा जो है सिंध गवर्नमेंट को गिराने के लिए गैर आईनी तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अगर इसका ये सिंध गवर्नमेंट वहां पर इनको अरेस्ट कर लेती इन मिनिस्टर्स को कि आप एक गैर आईनी काम करने के लिए आए हुए हैं, आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ, और इनको अरेस्ट कर लेती मिनिस्टर्स को, फिर क्या होता? इन्होंने तो पाकिस्तान के बुनियादें हिला दी हैं इस गैर आईनी कामों से। तो इनको थोड़ा सा चाहिए कि आइन के दायरे कार में रह के हर एक आदमी अपना काम करे। अगर वो बनती है आइन में तो आप करें, अगर नहीं बनती है तो फिर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनको चलने दें। ठीक। आमिर इलियास राना साहब, ये जो यू टर्न की सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये हैं, फैसला साजी की कमी है, ये तो पुरानी कहानी है। अब मौला बख्श चांडियो का जो एटीट्यूड था, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया, मुराद अली शाह साहब का था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, अब आपको क्या लग रहा है ये सारी सूरत हाल सिंध में किस तरफ जा रही है? पहले जब ये सवाल आया और हमारा सेगमेंट शुरू हुआ तो मैं ये सोच रहा था, मैं कहूँगा कि नहीं ये ठीक है, ये आखिरी गोलाबारी है, और मौला बख्श चांडियो ने अपना दे लिया, क्योंकि साथ ही सेनेटर रहमान मलिक का भी बयान चला था कि जी वो सेनेट के चेयरमैन को हम नहीं हटा रहे, क्योंकि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने ये कहा था कि हम ये काम कर सकते हैं। हमने पहले गलत काम किया था जब हम ले आए थे और नून के साथ नहीं बैठे थे, लेकिन अभी इमरान खान वज़ीर आज़म साहब के साथ अली गौहर खान मेहर की मुलाकात की खबर भी आ गई और तस्वीर भी आ गई। अब मेरा ख्याल है ये वही साहब हैं जहाँ गवर्नर सिंध साहब भी पहुँचे हुए थे, तो काम तो शुरू है, दाव लगाने की तैयारी तो पूरी है। तो ये बात नहीं आ रही कि सियासी अदम इस्तेकाम को इस्तेकाम में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। सिंध में कितने MP इकट्ठे कर लेंगे, ये कैसे कर लेंगे? कल फाद साहब ने अदाद शुमार पे इस पर पूरी बात की थी कि हम इनके पास नहीं है, कैसे इतने बंदे तोड़ेंगे और तोड़ के क्या कर लेंगे। ठीक है जी। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि एक तरफ वो कह रहे हैं गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी और बदनवानी मेरी तरजीहात हैं, तो ये तरजीहात तो सेट ही तब होंगी जब आप मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेके आएंगे, अदम इस्तेकाम से बचाएंगे। आप बिल्कुल करप्शन का भी खात्मा करें, आप मईशत की बहाली के लिए काम करें, लेकिन जो लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं अगर वो बदउनवान हैं तो उनको सिस्टम में लेके आएँ, जकड़ लें। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, मंडे को उसका फैसला चीफ जस्टिस कुछ ना कुछ करेंगे कि जब आसिफ अली जरदारी का जवाब आ जाएगा तो वो इसको नैब के हवाले करेंगे या किसके हवाले करेंगे, तो सिस्टम में उसे चलने दें। लेकिन ये जो मुलाकातें इस तरह अब शाम को कराई जा रही हैं तो वो फिर तकवीयत देगी कि जी आप तो नहीं हटे सुप्रीम कोर्ट के बताने के बावजूद। ठीक है, पॉलिटिकली आप अपने तमाम अलाइज के साथ मिलें, वो आपसे मिलें, लेकिन एक ऐसे मौके पे जब आप एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट सबको हटा रही है कि ये काम ना करें, हम नहीं आपको करने देंगे। ओके, आपके ख्याल में चीफ जस्टिस चले जाएंगे, क्या अदालत बाकी ख़त्म हो जाएगी? क्या वो सिस्टम नहीं देखेगी? आप सियासी अदम इस्तेकाम के लिए कुछ टाइम समझें कि अभी तो आपको मईशत को दुरुस्त करना है, उसके बाद कोई ऐसे आप काम करें जिससे आप कहेंगे नहीं नहीं अब तो हम चारों सूबों में अपनी हुकूमतें बनाएंगे। भाई इस सिंध में आप इस तरीके से कैसे इस्तेकाम ले आएंगे? अभी आपने 4 पार्टियां 5 पार्टियां इत्तेहादी मरकज़ में बनाई हैं, तो आए रोज़ उनकी वजारतें भी तब्दील करने पर मजबूर हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक और वजारतें भी देनी पड़ रही हैं, आपको बातचीत भी करनी पड़ रही है। अभी आप देख लें कि पंजाब में क्या हो रहा है कि अगर परवेज इलाही साहब आपको 6 वोट प्रॉपर ना दिलवाते तो आप तो दोनों सेनेटर हार जाते। आपकी ग्रिप कितनी है सियासत पे, आपकी बैसाखियां आपके इत्तेहादी हैं। आप अब सिंध में चले हैं ये काम करने के लिए, तो बिलावल भुट्टो अगर थ्रेट कर रहे हैं, मौला बख्श चांडियो अगर ये बात कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून फिर भी संभल के बात कर रही है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए, इसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए अपोजिशन की, इससे अपने लिए फायदे लेने चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्हें तो बहुत कुछ डिलीवर करना है लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही।
ठीक, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को फ़ायदा उठाना चाहिए, ऑपोजिशन के साथ चलना चाहिए। फैसल हुसैन साहब, सिंध और कराची, क्योंकि आप वहाँ की सियासत को समझते हैं, अब ये जो सारी सूरत हाल वफाक और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान पैदा हुई है, हुकूमतें गिराने की बातचीत हो रही है, सिंध और कराची की सियासत का मूड आप वहाँ बैठे क्या देख रहे हैं? देखें, ये जो सियासी जमातें होती हैं, इन सियासी जमातों में जो है वो ज़हनी सतह की और सियासी शऊर की वो बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तहरीक इंसाफ में जो है ये दोनों चीज़ें ही जो है वो नापैद हैं। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ से वाबस्तगान है और इवन के इनकी जो मरकज़ी लीडरशिप है, जो सूबाई लीडरशिप है, इन लोगों की जो ज़हनी सतह है वो स्कूल और कॉलेज की यूनिवर्सिटी के जो तलबा यूनियन है और तलबा सियासत से वाबस्ता जो कारकुनान होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा कम है। इतवार का दिन तो कराची में बहुत ही एक अजीब और गरीब दिन था। तहरीक इंसाफ वाले तो भी बस ये समझ बैठे थे कि पीर के दिन आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जो है ये बिल्कुल ये फारिग हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता रात को ये फरार ना हो जाएं, जल्दी जल्दी इनके नाम भी जो है वो ECL में उन्होंने एक दिन पहले डलवा दी है। और हद तो ये थी, मुझे तो एक साहब ने यहाँ तक बताया है कि तहरीक इंसाफ की जो सूबाई लीडरशिप थी उनमें वजारतों के ऊपर जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि किसको कौन सी जो है वजारत मिलनी है। मतलब आपने जो है सियासत को एक मजाक बना के रख दिया। आपको कोई एक इखलाकियात तो बहुत दूर की बात है, जो एक बुनियादी फहम होता है, एक बुनियादी शऊर होता है, आप तो उससे भी जो है बिल्कुल नाबलद लोग हैं। ये इनके कैसे हो सकता है कि अगर चले जरदारी के खिलाफ कार्रवाई होनी है, उसके अदालत ने कार्रवाई करनी है, आप इस बुनियाद पे या गवर्नर राज लगाने की बुनियादें कर रहे हैं। आपको इस बात करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। आप और बड़े फख्र से आप ये बात कर रहे थे कि हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। मतलब कोई इतने काबिल फ़ख्र और एक अमल नहीं था अगर आप इतने फ़ख्र से बोल रहे थे कि हमने मतलूबा तादाद पूरी कर ली है। आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? आप अपना लबो लहजा देखें कि और उस पर आप चैलेंज करते हैं कि हमें चैलेंज करो, हम ये लोग भी आपको ला के दिखा देंगे। मतलब इनमें से हर तरह की इखलाकियात, हर तरह की शर्म बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। और सोने पे जो सुहागा है, इन्होंने MKM को भी राज़ी कर लिया और MKM राज़ी भी हो गई कि सूबाई हुकूमत जो बनेगी उसका भी वो जो है वो हिस्सा और जो है वो पार्ट होगी, और उसमें जो है फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूले पे भी उन्होंने उनको ऑफर कर दिया और बातचीत का अमल भी शुरू हो गया। ये पता नहीं ये सियासत हो रही है इस मुल्क के अंदर, ये पता नहीं क्या हो रहा है। इमरान खान की अपनी हुकूमत भी जो है वो कच्चे धागे से बनी हुई हुकूमत है। ये एक झटके के ऊपर ये हुकूमत जो है गिर सकती है। इनको खुद सोचना चाहिए कि जिस तरीके से इनके साथ लोग शामिल हुए हैं उस तरीके से जो है लोग इनसे दूर भी जा सकते हैं, अलग भी जा सकते हैं। आप जिस तरह की हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं, इससे पीपल्स पार्टी से ज़्यादा, मुस्लिम लीग से ज़्यादा जो है वो आपकी अपनी पार्टी को, आपकी अपनी हुकूमत को जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आपकी एक आखिरी बात कर दूं, इस दफ़ा कराची में बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। आज आपको वोट देने वाले जो है वो अपना मुंह छुपा के फिर रहे हैं। आज लोग उनका जो है वो सरेआम जो है मजाक उड़ाते हैं कि और तुम तब्दीली के लिए वोट दिया था, कैसी रही तब्दीली। तो इस वक्त इमरान खान को खुद चाहिए कि अपने लोगों को कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी ज़बानें बंद कराते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इमरान खान के लिए जो है फ़ायदेमंद अमल होगा। ठीक, इमरान खान आप तमाम अपने रहनुमाओं को एक गाइडलाइन ज़रूर दे दें, जो हमारे एक्सपर्ट्स का भी कहना है, ताकि इस तरह के मामलात ना हो और जो वफाक में गवर्नमेंट है उसकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी होती है वो पूरे मुल्क को चलाए और तमाम सूबों को। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा तीसरा बड़ा सवाल है, नैब ने भी नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की इस्तदा करने की तैयारी कर ली है। नवाज शरीफ ने भी सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। हम सवाल रखेंगे, नवाज शरीफ को फिर से अदालती रिलीफ मिलने के इम्कानात कितने रोशन हैं? एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं। ब्रेक के बाद नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी है। दूसरी तरफ नैब भी एक्शन में है, सज़ा बढ़ाने की इस्तदा करने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हमारा सवाल है कि नवाज शरीफ को फिर से अदालती रिलीफ मिलने के इम्कानात कितने रोशन हैं? आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आपके ख्याल में फिर से अदालती रिलीफ मिलने के इम्कानात कितने रोशन नज़र आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब को? देखिए, जाहिर है कि अदालत के पास दोनों पार्टियां जा रही हैं, नवाज शरीफ में हैं और नैब ने अभी जाना है। तो इसमें हम माजी को देखें तो 10 साल वाली सज़ा अगर सस्पेंड हो सकती है
तो ये 7 साल की सज़ा है, और इसमें साथ एक केस में वो बरी हुए हैं, सेम केसेस हैं, और फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है, जो नैब गई हुई है नवाज शरीफ को जो, और मरियम नवाज को रिलीफ मिला था, उसके हिसाब से सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि बड़ी अदालत क्या फैसला करती है और फिर हाई कोर्ट क्या करती है। जो पहले फैसला हो चुका है उस लिहाज से तो रोशन इम्कानात हैं कि इनको जमानत ठीक है जी, रिलीफ मिल सकता है। फैसल हुसैन साहब, देखिए नवाज शरीफ के लिए ये इम्कानात कितने रोशन हैं और आवाम के लिए कितने तारीख हैं, ये दोनों फैसले जो है वो अब आवाम अदालत के ऊपर छोड़ दें कि अदालत जो है वो अदालती अमल है, अदालत को या कानून इंसाफ के मुताबिक ही जो है उसको हल करने दें, उसके बाद ही जो है बेहतर ये होगा कि अदालती जो निज़ाम है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक ठीक, ब्रिगेडियर साहब, मेरे ख्याल में जो पिछला केस है उनके तीनों केसेस की नौइयत तकरीबन मिलती जुलती है, तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो रिलीफ मिलने का इम्कान हाई कोर्ट में है। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है वो तो आगे जाके पता चलेगा। ठीक, फाज साहब, माजी को देखते हुए रिलीफ मिलने के इम्कान है, ये पॉइंट लिया ब्रिगेडियर साहब ने। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इस जजमेंट को भी देखें तो जो कई कानूनी जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जो दलाइल हैं जिनकी बुनियाद पर ये जजमेंट दी गई है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, झोल है। तो अगर इस बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलती है तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। मौलाना साहब, देखिए बात यह है कि अदालत का फैसला है, अदालत ने करना है, अल्लाह करे कि जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो वो हो। और मियां नवाज शरीफ साहब को पहले भी रिलीफ मिला है, अगर अब मिलता है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे कोई परेशानी की बात होनी चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो आगे अदालतें मौजूद हैं, अदालत का काम अदालत को करना चाहिए, अदालत का काम ना वज़रा को करना चाहिए ना हमें करना चाहिए। अदालत का काम अदालत को करना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ के माजी के 2 रेफरेंस को देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि रिलीफ मिलने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं, और अगर रिलीफ मिलेगा तो ज़्यादा हैरत नहीं। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।